वसल्लम वबारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले जो दो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनको ठीक तरीके से रिपीट करके उसको अपनी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा बना लिया होगा। जब मैं एक्टिव मेमोरी की बात करता हूँ तो मेमोरीज बेसिकली दो होती हैं इंसान की, एक पैसिव मेमोरी और एक एक्टिव मेमोरी। ये जो हम चीज़ें डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे होते हैं ये हमारी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन चुकी होती हैं कि जो अनकॉन्शियसली गैर शौरी तौर पर हमारे सोचे समझे बगैर वो माइंड में चल रही होती हैं और फिर हम उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूलात में उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं वाइल कम्युनिकेशन अबलाग के तौर पर। तो आप किसी चीज़ का जब इरादा करते हैं, रेपिटिशन करते हैं, तो वो चीज़ें फिर आपकी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। वो आपकी एक डेलिब्रेटेड एफर्ट के साथ बिल्कुल आपकी ज़ुबान पे आ जाती हैं, आपके माइंड में आ जाती हैं और आपके कलम के ज़रिए वो उतरती हैं पेज के ऊपर। तो हमने अब किसी हद तक ये टेक्निक समझ ली कि पीपीएससी का जो पेपर सेटर है वो किस तरह इन एरिया सारे एरियाज को टच करता है, किस किस एंगल से वो किस किस रीजन को, वाटर बॉडी को, किसी कंट्री को, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को किस तरह टच करता है। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ये कोटेशन मुझे इससे रेलिवेंट नजर आई तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, अपनी बातों में वजन लेके आया करो कोटेशन से, ख्वाले जरी से। ये लिखता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम यू डोंट पैनिक। जब आपको गेम की समझ आ जाती है कि गेम है क्या, तो फिर आप घबराते नहीं हैं, आप पैनिक क्रिएट नहीं करते, आप चीज़ों को इंटेलिजेंटली एक अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क के थ्रू आप उसको एंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हार्ड वर्क को हमेशा जो अगर स्मार्ट वर्क के साथ कंबाइन कर लिया जाए तो आपकी मंजिल जो है ना वो मजीद आसान हो जाती है। दूसरा, घबराना नहीं है, उससे रेलिवेंट ये मुझे कोटेशन नजर आई, आ मैन इज नॉट ओल्ड अनटिल रिग्रेट्स। जो उसकी एक ख्वाहिश होती है और ख्वाहिश जब इंसान की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, जिंदा नहीं रहती, तो फिर वो जस्ट अफसोस बाकी रह जाता है पीछे, जिसे कस्क कहते हैं, कस्क। वो यही रेगुलेट पीछे रह जाता है। उस वक्त तक इंसान बूढ़ा नहीं होता जब तक कि उसके प्लेस ऑफ ड्रीम्स को, जो ख्वाब देखता है मैं ये कर सकता हूं। आप सबने सोचा ना कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन के फोरम पे हमने अपनी सिलेक्शन को इंश्योर करना है, तो ये आपका ख्वाब है। जब तक आपके ये ड्रीम्स को ये रिप्लेस नहीं कर देता रिग्रेट्स, बस रिग्रेट्स सब रह गए जिंदगी में। जब ये बात जब तक ये नहीं आती तो उस टाइम तक आप बूढ़े नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें जरूरी होती हैं, आपको जो मोटिवेट रखती हैं, इन चीजों को आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लेके आए, ये नोट कर लें और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनको लेके आए, अपनी राइटिंग्स में लेके आए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप एक नए अज़म के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ चीजों को लेके चलें। तो जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो चीजें स्कैटर्ड हो जाती हैं, वो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमारी इंग्लिश टिप्स को डेली बेसिस पे अपने साथ लेके चलना है, ये हमारी कंप्रोमाइज हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले 10 मिनट के अंदर मैं आपको होमवर्क दे दूं इंग्लिश का, ताकि आप उस चीज को भी साथ लेके चलें जो हम ज्योग्राफी, फिजिकल और पॉलिटिकल सिस्टम सारे देख रहे हैं कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, तो वो भी साथ चलें। तो सबसे पहले इंग्लिश के आप इडियम्स देखने में, आपको 5 इडियम्स एक दिन बताए थे तो बात उधर रुक गई थी। आज मैं आपको 10 इडियम्स बताने लगा हूं ताकि ये भी साथ चलें। आपके एमसीक्यूज पेपर्स इंग्लिश के पोर्शन में पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इडियम्स भी आते हैं जो आपने हर सूरत में साथ लेके चलने हैं। सबसे पहले जी अबाउट स्टडी, नोट कर लें, अबाउट स्टडी। ख्यालात में गर्क होना, ब्राउन स्टडी। ये पीपीएससी के 5 पेपर्स में ये आया हुआ है ये इडियम। ही डिड नॉट मेक एन आंसर टू मी। इसको जब सेंटेंस में आप यूज करेंगे तो आपके लिए इसको समझना, याद करना आसान हो जाएगा।
he did not make answer to me, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि एज का ये जो वर्ड है क्योंकि, बिकॉज एज ही वॉज एंगेज्ड मसरूफ था किसमें, इन ब्राउन स्टडी, क्लियर हो गया। अब ब्राउन स्टडी ख्यालात में गर्व होना, he didn't make answer to me as he was engaged in brown study. Number 2, a maiden speech, maiden, maiden, maiden speech, पहली तकरीर, पहला खिताब जो होता है, पहली स्पीच होती है, मेडन, पहली, फर्स्ट, फॉरमोस्ट। शी इंप्रेस्ड द कॉलेज स्टूडेंट्स, इंप्रेस्ड मुतासर करना, असर छोड़ना, द कॉलेज स्टूडेंट्स, थ्रू हर मेडन स्पीच। उसने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुतासर किया किससे, अपनी मेडन स्पीच से। ये मेडन स्पीच भूलिएगा नहीं। 2 हो गए इडियम्स आपके। बर्निंग क्वेश्चन, BURNING, बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन, गर्मा गर्म बहस होना, किसी टॉपिक पर गर्मा गर्म बहस होना, किसी टॉपिक पर, उसे मूट पॉइंट भी कहते हैं। मूट, MOOT, मूट पॉइंट, ज़ेरे बहस मसला जिसे कहते हैं। मूट पॉइंट, बर्निंग क्वेश्चन। Inflation has become a burning question nowadays. Inflation, महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई। Inflation has become a burning question nowadays. Moot point, the moot point is whether Kashmir will become the part of Pakistan or not। ये ज़ेर बहस मसला है, मूट पॉइंट। जी, a close fisted man, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। a close fisted, FISTED, मुट्ठी कहते हैं जिसे, फिस्ट, मुट्ठी,
क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। डोंट अटैच एक्सपेक्टेशंस विद हिम, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। ठीक है, समझ आ गई? डोंट अटैच एक्सपेक्टेशंस विद हिम एज क्योंकि ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी। फिस्ट मुट्ठी को कहते हैं, मुट्ठी बंद करके रखने वाला शख्स। नेक्स्ट, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ कोल्ड COLD ब्लडेड आता है इसका मतलब, अ कोल्ड ब्लडेड, समझ ना आपको? यस सर। आपको क्या होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर? अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बेरहमाना कत्ल, बेरहमी के साथ किसी को कत्ल करना। एक कोल्ड शोल्डर भी होता है, कोल्ड शोल्डर, SHOULDER, कोल्ड शोल्डर भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी का गर्मजोशी से इस्तकबाल ना करना। पहले इसकी बात कर लें आप। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ कोल्ड शोल्डर, अटैच कर रहा हूं इसके साथ ताकि आपको याद रह जाए। अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, द मर्डर ऑफ लियाकत अली खान, द मर्डर ऑफ बेनजीर भुट्टो was a cold blooded murder. Clear? Cold shoulder. When I went to meet him, he showed me a cold shoulder. वो बेजारी के साथ मेरे साथ पेश आया, बेजारी के साथ। Cold shoulder. He showed me a cold shoulder. He showed, SHOWD, past, showed me a cold shoulder when I went. ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रिंसिपल भी। ये ग्रामर का एक अनचेंजेबल प्रिंसिपल है कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके दो पार्ट्स हैं। When I went to meet her, to meet him, हर कर सकते हैं आप, हिम कर सकते हैं। मैंने उस दिन कहा था आपको, जब फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था इंग्लिश प्रिंसिपल, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया कि जब एक सेंटेंस जिसके दो पार्ट्स हों, एक प्रिंसिपल क्लास, एक सबऑर्डिनेट क्लास, अगर प्रिंसिपल क्लास में पास्ट आ जाए तो ये ऐसा उसूल तब्दील नहीं होता, तो उसके सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट टेंस आएगा। ही शोड मी अ कोल्ड शोल्डर, व्हेन आई गो नहीं आएगा इधर, वेंट, व्हेन आई वेंट टू मीट हिम या हर। क्लियर हो गया? कोल्ड शोल्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, क्लोज फिस्टेड मैन, कितने हो गए? ये डेली बेसिस पे याद करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट,
bosom friend, a bosom friend. bosom friend, गहरा दोस्त. bosom friend. They are bosom friends and visit every historical place together. bosom friend, गहरे दोस्त. वो गहरे दोस्त हैं दोनों और हर तारीखी जगह को विजिट करने इकट्ठे जाते हैं. नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है. क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ. क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कहते हैं. मगरमच्छ के आंसू. झूठे आंसू भी कहते हैं इन्हें. शी, देखिए हर स्टेप मदर कहते हैं सौतीली मां को. सौतीली मां. सौतीली मां. हर स्टेप मदर. शेड, SHED, शेड, बहाना. बहाना. हर स्टेप मदर शेड कौन से आंसू? क्रोकोडाइल टीयर्स. क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन हर स्टेपसन. उसकी मां ने, उसकी सौतीली मां ने अपने ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेपसन. उसकी सौतीली मां ने अपने सौतीले बेटे की वफात पर कौन से आंसू बहाए? क्रोकोडाइल टीयर्स. 8 हो गए. आप फेयर इंपॉर्टेंट इडियम है. FAIR, फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त. मतलबी दोस्त. A fair weather friend. Don't trust him. He is a fair weather friend. उस पर इत्मीनान मत करें, वो एक मतलबी दोस्त है. फ्रेंच लीव. फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी. ये पास्ट पेपर में आया हुआ. फ्रेंच लीव, इजाजत के बगैर छुट्टी पे चले जाना. के बगैर छुट्टी पर चले जाना. फ्रेंच लीव, इजाजत के बगैर छुट्टी पर चले जाना. The clerk was
given warning for taking French leave। उसको वार्निंग दी गई कि आप छुट्टी के बगैर, इजाजत के बगैर छुट्टी पर चले गए। फ्रेंच लीव, अ फेयर वेदर फ्रेंड। ऊपर हमने पढ़ा था बॉसम फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड और बॉसम फ्रेंड एंटोनिम में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, वो तजाद है। नेक्स्ट, a hair, HAIR, hair breadth, BREATH, breath, escape, BREADTH, BREADTH, a hair breadth escape। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। He had a hair breadth escape किस चीज से? फ्रॉम कार एक्सीडेंट। वो कार एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। हेयर ब्रेथ एस्केप, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट, an iron hand, an iron hand, सख्ती के साथ। आयरन लोहे को कहते हैं। सख्ती के साथ। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ये मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म लिखी है इसलिए मैंने नेक्स्ट आगे फुल स्टॉप लगाया। द गवर्नमेंट क्रश्ड, CRUSHED, क्रश्ड किसको? द क्रिमिनल्स विद आयरन हैंड, आयरन हैंड्स, सख्ती के साथ कुचल डाला क्रिमिनल्स को गवर्नमेंट ने। कितने हो गए? 15 हो गए। बता देना ताकि 15 हो जाए, 2-3 दिन का जो गैप है वो भी क्लियर हो जाए। हाँ जी, नहीं वो कर लेते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। कितने हो गए गिने जरा? अच्छा बेटा कितने हो गए हैं? 12। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक, LAUGH, लाफिंग स्टॉक, STOC के लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक कहते हैं हम किसी मुज़हिका खेज चीज को। She has become a laughing stock in the class, for किस वजह से? For her
चाइल्डिश एक्टिविटीज, वो अपनी बचकाना हरकत की वजह से क्लास में एक मुज़हका खेज चीज बन चुकी है जिस पे सब लोग हंसते हैं। नेक्स्ट, a hen pecked husband, इंपॉर्टेंट इडियम है। HENPECK, hen pecked husband, कहते हैं रंगमरीद शख्स। वो शख्स जो कोई भी काम अपनी बेगम की इजाजत के बगैर, हंस रहे हैं, अपनी बेगम की इजाजत के बगैर नहीं करता, उसे कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। ही कैन नॉट बी आ गुड फ्रेंड एज, क्योंकि he does everything with the permission of his wife। ये मैंने आपको इसका मतलब समझाया है। इसको इस तरह हम कर सकते हैं, he does everything with the permission of his wife। इसका मतलब ये है he cannot be a good friend as he is a hen-pecked husband। रंगमरीद शख्स। क्लियर हो गया? आप हंस रहे हैं, आपकी बात तो नहीं की मैंने। फिलहाल ऐसे ही है। नेक्स्ट, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ लो सिस्टम मैंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, बॉसम फ्रेंड हो गया। A white elephant, white elephant ऐसी चीज जो अपनी अफादियत खो चुकी हो, ऐसी चीज जो अपनी अफादियत खो चुकी हो। The old car has become a white elephant। Simple। Next, an in Apple PPI ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, उलझाता है ये। बिल्कुल तरतीब के साथ। इन एप्पल पी ऑर्डर, कमरे के अंदर हर चीज बिल्कुल तरतीब के साथ पड़ी हुई थी। एवरीथिंग वॉज प्लेस्ड इन द रूम इन एप्पल पी ऑर्डर। एवरीथिंग was placed in the room
इन एप्पल पी ऑर्डर। एक और आखिरी कर लें। ब्लैक शीप बहुत आसान इडियम है। ब्लैक शीप, काली भेड़ें। ब्लैक शीप, किसी ग्रोह या खानदान का नापसंदीदा तरीन शख्स। उसे कहते हैं ब्लैक शीप। He has become a black sheep for the family। ये आपके इडियम्स है, ये आपने भूलने नहीं है। इनको डेली बेसिस पे हम लेके चलेंगे। इन एप्पल पी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बताए हैं इसमें से 5 या 6 बार बार रिपीट होते हैं पेपर्स में। इसको ज्योग्राफी के साथ साथ लेके चलें। उस दिन मैंने आपको ग्रामर के 2 रूल्स बताए थे, जिसमें आज मैंने रिपीट किया है कि किसी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक प्रिंसिपल उसकी क्लास होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अगर पहले हिस्से में पास्ट आ जाए तो सबऑर्डिनेट क्लास में भी पास्ट आता है, मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको 8 वर्ड्स बताए थे जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो मैंने आपको लिखवा दिए थे। ये 2 वो हो गए थे, वो 2 आज मैं लिखवाने लगा हूं आपको। एज इफ, एज इफ कहते हैं गोया के। गोया के जैसा, एज दो, या एज THOUGH, एज दो। गोया के जैसा हम बात करते हैं ना, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अमीर शहर हो। वो ऐसे मेरे साथ बिहेव करता है जैसे वो मेरा छोटा भाई हो। गोया के, एज इफ के बाद, ये ऐसा मैं आपको रूल बताने लगा इंग्लिश का, इसके बाद हमेशा वर आता है। वर, वर। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स 2 आ जाए, एज इफ या एज दो, तो उसके बाद हमेशा वर आएगा, वाज नहीं आएगा, हैज हैव नहीं आएगा, वर। इट लुक्स एज इफ ही इज मैड। इट लुक्स एज इफ he is mad। it looks as if, आ गया, इस मैंने लगाया साथ। ग्रामर में इस तरह वो पूछता है ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, ये गलत है। आपको मैंने एक रूल बता दिया कि अगर किसी सेंटेंस में एज इफ आ जाए, वो ऐसे दिखाई देता है जैसे वो पागल हो। वो ऐसे हरकतें करता है जैसे वो पागल हो, जैसे वो पागल हो। जब कभी इस तरह के स्ट्रक्चर को आपने सेंटेंस फॉर्म में लेके आना है, तो हमेशा आगे इफ ही वर आ मैड, जैसे वो पागल हो। एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल एक और है, इट लुक्स एज इफ ही ईट्स स्टेल ब्रेड। बासी रोटी कहते हैं ना,
ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ये बासी रोटी हो। इट लुक्स एज इफ ही, कौन सी फॉर्म आगे आ गई? पास्ट की फॉर्म आ गई, ईट नहीं, एट। इट लुक्स एज इफ ही एट स्टेल ब्रेड यस्टरडे। ये आपको मैंने बता दिया कि हमेशा एज इफ के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? ये ऐसा उसूल है जो तब्दील नहीं हो सकता। एज इफ के बाद हमेशा बर पास्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट फॉर्म नहीं आती। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो तब्दील नहीं हो सकता, ये मैं आपको 7 वर्ड्स बताने लगा हूं। 7 वर्ड्स, इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती। आपको इंग्लिश के पोर्शन में पीपीएससी का जो पेपर सेटर है वो प्रेपोजिशन पूछेगा। ये 7 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आती, ये याद कर लें आज वंस एंड फॉर ऑल। सबसे पहले वर्ड है रिजेंबल। मैंने वो अल्फाबेट के साथ इकट्ठे किए हुए हैं, RESEMBLE, रिजेंबल। रिजेंबलेंस होता है ना, मुशाबहत। रिजेंबल, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। नेक्स्ट रीच, दोनों आर वाले हो गया, कोई प्रपोजिशन नहीं है इसके साथ। अगर रीच एट आ जाए गलत, रिजेंबल विद आ जाए गलत। रीच 2 हो गए। तीसरा ऑर्डर, ही ऑर्डर टू मी नहीं आएगा, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे हुक्म दिया, ऑर्डर। नेक्स्ट मैरी, शादी करना, मेरे साथ, किसी के साथ, उसके साथ। टू नहीं आएगा, विद नहीं आएगा। मैरी मी, मैरी हिम, मैरी हर, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। 4 हो गए ये। उसके बाद लव, लव, मैरी लव, याद रह जाएगा। लव, ही लव्स विद मी गलत है, ही लव्स मी। ही क्या करें? जैसे आई लव यू, आई लव यू कहते हैं। आई लव विद यू नहीं आएगा, आई लव यू आएगा। मैरी लव, कोई प्रेपोजिशन नहीं। नेक्स्ट कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल, कंट्रोल। नेक्स्ट इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म, उसने मुझे इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म टू मी नहीं आएगा, इन्फॉर्म्ड मी आएगा। ये वो कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वर्ड्स हैं जिनके साथ नो प्रेपोजिशन। डायरेक्ट इसको सेंटेंस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ये उसूल तब्दील नहीं हो सकेगा कभी भी इंग्लिश का, इसलिए आपने ये याद कर लेना है, नोट कर लें। प्रेपोजिशंस आपको पेपर में पूछी जाएंगी। 16 ग्रेड का पेपर है, कोई 5वें या 7वें स्केल का पेपर नहीं है ये। कितना टाइम हो गया? 40 मिनट्स हो गए। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लिश का यहां पे हम स्टॉप करते हैं। प्रपोजिशन चाह रहा था कि 2 प्रपोजिशन भी हो जाए। लिख लो जस्ट, ताकि आपके पास ये होमवर्क आ जाए। बियर अवे, बियर के साथ अवे जब आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब है जीतना, जीतना, ले जाना, बियर अवे, बियर अवे, टू विन, टू कैरी ऑफ, ही बोर अवे, सेकंड फॉर्म है बोर अवे, बियर की सेकंड फॉर्म BORE, बोर अवे, क्या किया, ही बोर अवे से जीता द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज इन द स्पीच कंपटीशन, WCA स्पीच कंपटीशन। नेक्स्ट, बियर आउट, तस्दीक करना, बियर अवे, अवे आएगा जीतना, ले जाना, आउट, बियर आउट क्या है, तस्दीक करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशंस हैं। बियर आउट थोड़ी थोड़ी करके डेली बेसिस पे करेंगे तो इंशाल्लाह याद होती जाएगी। बियर आउट तस्दीक करना। योर स्टोरी बियर्स आउट माई ट्रूथ, ट्रूथ, ट्रूथ नहीं होता, ट्रूथ, योर स्टोरी बियर आउट माई ट्रूथ, आपकी स्टोरी मेरी सच्चाई ही बयान करती है, तो उसकी मेरी सच्चाई की तस्दीक करती है, तस्दीक करती है। बियर आउट आ गया। बियर अप, बड़ा मजे का ये प्रपोजिशन आया है, बियर अप, हौसला ना हारना, गिव अप ना करना, बियर अप, बर्दाश्त करना, बियर अप, डटे रहना, हौसला ना हारना, बियर अप, बियर BEAR, बियर अप, डटे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, तसलसल, बियर अप, डटे रहना, you should bear up the hardships of life, you should bear up the hardships, hardships होता है मुश्किलात, ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उन सब के सामने डटे रहना चाहिए। कितने, 3 हो गए, 5 करने हैं मेरा ख्याल। बियर विद, BER, बियर विद, वो है डटे रहना, अप जब आ जाए डटे रहना, विद, बर्दाश्त करना, जब विद आ गया उसका मतलब बर्दाश्त करना। I could not bear with this angry mood, आपकी इस एंग्री मूड के साथ मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ बात करनी है तो पहले अपना मूड ठीक करें। I could not bear with this angry mood, क्लियर। नेक्स्ट है bear on, bear on रहने दें, bear down लिख लें, bear down, bear down, bear down, bear down, दबाना, to crush by force, bear down, to crush by force, bear down, he bore down his enemy with a heavy hand,
ही बियर बोर, सेकेंड फॉर्म, ही बोर डाउन, DOWN, डाउन हिज एनिमी, किसके साथ? विद हैवी हैंड, HAND, हैवी हैंड, जबरदस्ती, क्रश कर देना, दबा देना, बियर डाउन। ये 5 हो गए। ये आपने प्रेपोजिशन हर सूरत में याद रखनी है। इडियम्स भी बता दिए, प्रेपोजिशन भी बता दी। इंग्लिश ग्रामर के ना बदलने वाले आपको डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 रूल्स बताऊंगा ताकि हमेशा आपके ग्रामर में ये काम आ सके। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। कल हमने डिस्कस किया था यूरोप को, यूरोप के फिजिकल फीचर्स, उसकी वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले मैंने कल डिस्कस किया था आपके सामने, जो हमने जब यूरोप को डिवाइड करना है, यूरोप को डिवाइड करना है, तो कल क्योंकि फिजिकल फीचर्स डिस्कस किए, वाटर बॉडीज हमने इसकी डिस्कस की, तो इसमें कमेंट्स बड़े स्टूडेंट्स की तरफ से आए कि इसमें मैप क्लियर नहीं हुआ, इसलिए चीजें जो है ना वो अच्छी तरह कॉम्प्रीहेंड नहीं हो सकी, समझ नहीं आ सकी। तो मैं आपके साथ इसका मैप भी शेयर करता हूं, लेकिन मैप क्योंकि यूरोप के टोटल 50 कंट्रीज है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आपको सिर्फ इस हद तक याद रखना है मैप कि कौन सा कंट्री कहां है, उसके साथ कौन सी वाटर बॉडी अटैच करती है, कौन सी वाटर बॉडी टच करती है, एक कंट्री का, एक लैंड मास का दूसरे लैंड मास कौन सा कंट्री है जिसके साथ उसकी बाउंड्री टच कर रही है, सिर्फ इस हद तक याद रखना है। लाइक मैं अगर बात करूं इटली की, मैं जर्मनी की बात करूं, मैं फ्रांस की बात करूं, मैं बर्तानिया की बात करूं, तो आपके जहन में आ जाएगा बर्तानिया वहां है, उसके साथ ये कंट्रीज हैं। तो इसको पूरी तरह समझने के लिए हमने इसको फिर डिवाइड कर लिया कि कौन कौन सी स्टेट्स इकट्ठी हैं, किस रिवर के साथ टच करती हैं, उसको अलग कर लिया। उसमें सबसे पहले हमारे पास स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आता है। पेनिनसुला उसको कहते हैं जिसके 3 साइड पे पानी हो और एक साइड पे खुश्की हो, उसको हम, जिस तरह अरेबियन पेनिनसुला है, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि कौन सा अरेबियन पेनिनसुला है। 3 साइड पे पानी और एक साइड पे खुश्की, एक साइड पे सिर्फ लैंड मैस और 3 साइड पे उसका पानी हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला वो है अरेबियन पेनिनसुला। ऐसे ही इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, सबसे पहला जो हम टच करेंगे वो है आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, पेनिनसुला मैंने अब आपको बता दिया, ऐसा लैंड मैस जिसके 3 साइड पे पानी हो और एक साइड पे खुश्की हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब जब हम यूरोप का मैप ड्रॉ करते हैं, तो सबसे बड़ा, कल मैंने आपको कंट्री बताया था यूरोप का एरिया के एतबार से और पॉपुलेशन के एतबार से भी, जो सबसे बड़ा कंट्री है वो आपका रशिया है। यहां पे आपका ब्लैक सी आ जाता है नीचे, ये आपका रशिया है। रशिया, ये ऑब्जेक्टिव आपको याद होगी, कल मैंने आपको बड़ा दरिया बताया था, आपको बड़ा दरिया, रिवर रशिया के अंदर बहता है, वो रशिया से आगे गुजरता हुआ ब्लैक सी में गिरता है, कल बताया था आपको। वोल्गा रिवर याद रखिएगा, वोल्गा रिवर, सबसे यूरोप का बड़ा दरिया वोल्गा रिवर। ये रकबे के एतबार से भी और साथ पॉपुलेशन के एतबार से भी यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है। एक और चीज, यूरोप के 2 कंट्रीज हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में है, उसको कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल, TRANS, ट्रांस कॉन्टिनेंटल।
कंट्रीज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ऐसे कंट्रीज जो मोर देन 2 कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाक़ हो, उन्हें हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं। ये आपको याद वर्ड टर्म ये याद होनी चाहिए। ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ट्रांस का मतलब होता है गुजरना। जिस तरह ये लाइन ने, इस लाइन ने इसको ट्रांसग्रेस किया, ट्रांस एक वर्ड होता है ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेस करना, गुजर जाना। पामाली करना, पामाली करना, पामाल कर देना। ट्रांसग्रेस्ड, वायोलेशन, ये भी ट्रांस है। दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान ऐसा मुल्क जो दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाक़ई हो, उसे हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ऑब्जेक्टिव है कि यूरोप के अंदर 2 कंट्रीज हैं जिनको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं। एक टर्की है, यहां पे नीचे टर्की आएगा, बाद में उसे देखते हैं। एक रशिया है, जो यूरोप के अंदर रशिया है उसे हम वेस्टर्न रशिया कहते हैं। जो यूरोप के अंदर टर्की है उसे हम वेस्टर्न टर्की कहते हैं। वो इस्तंबुल है, उसका कैपिटल इस्तंबुल है। और जो ईस्टर्न टर्की है मशरिक के अंदर, एशिया के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न टर्की। ऐसे वेस्टर्न रशिया और ईस्टर्न रशिया, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब जो सबसे पहला कंट्री है, मैंने स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात की। हमने कल कहा कि 5 कंट्रीज हैं इसमें, वो मैंने एक ट्रायंगल बनाई थी। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की सिर्फ बात करूंगा। ये आपका है सबसे पहले डेनमार्क, ब्लैक का है, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये है आपका डेनमार्क। यहां पे आपका जब हम तीन कंट्रीज आपके इधर आएंगे,
ये आपका एस्टोनिया है, ये आपका लैटविया है, ये आपका लिथुआनिया है। ये आप कितने कंट्री, और ये आपका आइसलैंड है। ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गए। ये आपका रशिया इधर है। रशिया के साथ ही आगे आ जाएगा आपका यहां पे बेलारूस। रशिया को थोड़ा सेटिंग कर लेता कि कोई नहीं, बात खत्म। हम तो ये, क्योंकि हमें सिर्फ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का एक ही कंट्री डिस्कस करना है, तो ये मैं वैसे बता रहा हूं साथ। ये आपका बेलारूस आ जाएगा। बेलारूस, बेलारूस के साथ कौन सा बड़ा है? यूक्रेन नीचे बड़ा कंट्री है। यूक्रेन की स्पेलिंग क्या है? यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन। आगे एक बड़ा कंट्री आएगा, पोलैंड। आगे फिर आपका जर्मनी आएगा, बड़ा कंट्री। छोटे छोटे कंट्रीज इसके बीच में और भी हैं। यहां से आगे नीचे आपका इसके दरमियान 3 कंट्रीज हैं, जर्मनी, और इस साइड पे फ्रांस है आपका। ये जर्मनी से इस साइड पे नीचे है फ्रांस, और ये जर्मनी और फ्रांस दोनों के दरमियान 3 कंट्रीज हैं आपके। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ऊपर कौन सा है? बेल्जियम, और नीदरलैंड। इधर नीदरलैंड, ये आपका लग्जमबर्ग, ये आपका बेल्जियम। बेल्जियम, ये 3 कंट्रीज हैं, यानी जर्मनी और फ्रांस के दरमियान। गर्लफ्रेंड याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड जीएफ के दरमियान 3 कंट्रीज कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग का याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एक आपसे वैसे शेयर कर रहा हूं। दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री लग्जमबर्ग है। यहां पे ऑस्ट्रिया भी आएगा, यहां पे पोलैंड के साथ एक शू शेप कंट्री आएगा। ये जूता नहीं होता जिस तरह, बूट शेप। ऑब्जेक्टिव आप, ये पीपीएससी के पेपर में मैंने ये अटेम्प्ट की थी, ये पेपर अटेम्प्ट किया था मैंने, उसमें ये क्वेश्चन था, शू शेप्ड कंट्री इन द मैप ऑफ यूरोप इज नोन एज, कौन सा है वो? इटली है। जब हम इटालियन पेनिनसुला की बात करेंगे तो यहां पे आएगा। अब ये जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, साथ ही इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, साथ नीचे इसके आ जाएगा स्पेन, पुर्तगाल, और तीसरा कंट्री आइबेरियन पेनिनसुला में कौन सा है? एंडोरा। एंडोरा नहीं है इधर, फ्रांस। नहीं नहीं, फ्रांस तो आ गया ना आइबेरियन पेनिनसुला में। जब नीचे स्पेन आ जाएगा, इस फ्रांस के नीचे स्पेन है, उसके साथ ही पुर्तगाल है। पुर्तगाल ऊपर थोड़ा सा है, फ्रांस, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन।
3 कंट्रीज, ये जो स्पेन है ये लास्ट कंट्री है, आगे ये आपका मेडिटेरेनियन सी है और यहां से जाके नीचे मोरक्को है, अफ्रीका, एक साइड पे एशिया है और रशिया, ये एशिया आगे आ जाएगा। अब हम यहां पे अफ्रीका पे आ गए हैं, लास्ट कंट्री स्पेन, उसके साथ पुर्तगाल, साथ फ्रांस। इस साइड पे आपके ब्रिटिश आइलैंड्स आते हैं। कल मैंने आपको इंग्लिश चैनल का बताया था, फ्रांस का और बर्तानिया का बताया था। इंग्लिश चैनल डार्डेनल स्ट्रेट भी बताया था आपको। ये फ्रांस और बर्तानिया के जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, वाइस जिसे मैंने कहा था, इन दोनों को अलग करते हैं। अब ये रशिया है, रशिया का जिन जिन कंट्रीज पे असर रसूख है, यहां पे एक बड़ा कंट्री है जिसे हम पोलैंड बोलते हैं, काफी उसका एरिया है, ये पोलैंड है। पोलैंड, यहां पे ऑस्ट्रिया भी आएगा। ये मैंने इटली बताया, इटालियन पेनिनसुला। मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा था कि बूट शेप वर्ल्ड मैप पे, यूरोप के मैप पे जो बूट शेप शू शेप कंट्री है वो इटली है। इसके साथ ही आपका ऑस्ट्रिया भी आता है, वियना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही वियना है जिसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वियना। वियना किस कंट्री कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली रशिया का असर रसूख रहता है। ये यूक्रेन क्राइसिस भी चल रहे हैं, यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं। जब नाटो में शामिल हो गया तो नाटो क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एग्रीमेंट है। तो अगर यूक्रेन पे अटैक होता है तो इसका मतलब होगा कि पूरे जो नाटो कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक है। उसमें अमेरिका है, बर्तानिया, सारी एंटी रशियन पावर है इसके साथ। तो इसलिए रशिया चाहता है कि मेरा इसके ऊपर कंट्रोल रहे। ऊपर बेलारूस है, मिन्स्क कैपिटल, यूक्रेन का कीव, एस्टोनिया, टैलिन, लिथुआनिया, लिथुआनिया क्या है? विलिनस, लेटविया, रीगा, लेटविया, रीगा, लिथुआनिया का कैपिटल विलिनस, एस्टोनिया का टैलिन, फिनलैंड का हेलसिंकी, हेलसिंकी, फिनलैंड का हेलसिंकी है कैपिटल, स्वीडन का स्टॉकहोम, नॉर्वे का ओस्लो, आइसलैंड का, आइसलैंड का क्या है? आइसलैंड, ये चेक करना है जरा, आइसलैंड का बताएं ना कैपिटल। डेनमार्क कोपेनहेगन, फ्रांस का मैंने आपको बताया था कल, पेरिस, बेल्जियम ब्रसल्स, नेटो का, जो मैं नेटो की बात की जिसका असर रसूख अब जा रही यूक्रेन पे, यूक्रेन चाहता है कि मैं भी नेटो का मेंबर बन जाऊं। बेल्जियम के अंदर इसका कैपिटल, इसका हेडक्वार्टर है। रेकजेविक, आइसलैंड का कैपिटल रेकजेविक, रेकजेविक आइसलैंड का। नॉर्वे का मैंने आपको ओस्लो बता दिया, स्वीडन का मैंने आपको बता दिया स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन, एस्टोनिया का टैलिन, टैलिन, लैटविया का रीगा, लिथुआनिया का विलिनस, पोलैंड का वार्सा। मैंने कल बताया था कि ये किस दरिया के किनारे, ये वार्सा जो पोलैंड का शहर है, एक वार्सा पैकेट भी हुआ था। कौन से साल में हुआ था वार्सा पैकेट? ये आपकी ऑब्जेक्टिव है, आपने मुझे बतानी है। वार्सा पैकेट वार्सा पैकेट किस साल में? कमेंट सेक्शन में आपने भेजना है मुझे। वार्सा पैकेट ईयर कौन सा? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको कल लिखवाया कि पोलैंड, वार्सा का जो, पोलैंड का जो कैपिटल है वार्सा, किस शहर में से गुजर रहा है, यानी कौन से दरिया के ऊपर वार्सा कैपिटल वाक़ई है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको कल यही बताया कि
कि फ्रांस पेरिस किस दरिया के किनारे आबाद है। मैंने आपको कल यह भी बताया कि जो इंग्लैंड है, मैंने इसके साथ ब्रिटिश आइलैंड्स बनाए, इंग्लैंड वाइस WISE, यूके, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये सारा क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। अब मुझे बताएं कि जो इंग्लैंड का जो कैपिटल कल मैंने आपको बताया था लंदन, किस दरिया के किनारे? आपने रिपीट कर लेना है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स आती हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं, जर्मनी भी है इसमें, मैंने जर्मनी बनाया इधर, ये जर्मनी है, बहुत बड़ा एरिया का मालिक है, दूसरा बड़ा ये कंट्री है रकबे के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से, आपने भूलना नहीं है। जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, स्पेन, फ्रांस, जब इसकी बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन की, ये वो मोटे मोटे कंट्रीज हैं जिनका आपने हर सूरत में याद रखना है। अब मैं आपको ये नॉर्वे है, नॉर्वे की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और डेनमार्क का है कोपेनहेगन, और स्वीडन का है स्टॉकहोम। ये जो दो कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज के हवाले से। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 10 मिनट। बस 10 मिनट में खत्म करते हैं। ये नॉर्वे और स्वीडन दो कंट्रीज हैं, नोबेल प्राइज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज क्या है, कब से दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये नोट करना चीजें। ये दो कंट्रीज हैं, नॉर्वे का ओस्लो कैपिटल, स्वीडन का स्टॉकहोम। ये दोनों शहर, इन दोनों शहरों में स्टॉकहोम और नॉर्वे, ये दोनों नोबेल प्राइज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट करने हैं आप चीजें। अल्फ्रेड नोबल एक शख्स था, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल एक शख्स था, उसका बाप जो था वो पत्थर तोड़ने का काम करता था। ये भी बाप के साथ काम करना इसने भी शुरू कर दिया। तो इसने कहा कि जो काम हम हाथ से करते हैं, कोई ऐसी क्यों नहीं चीज हो सकती कि जिससे पत्थर तोड़े जा सके, थोड़े टाइम में, थोड़ी मेहनत के साथ हम ज्यादा पत्थर तोड़ सकें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसको डायनामाइट कहते हैं। डायनामाइट, इसने बनाया डायनामाइट। ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि डायनामाइट किसने बनाया? अल्फ्रेड नोबल। पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबल। नाम इस बंदे का था। तो डायनामाइट से क्या काम शुरू कर दिया? पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जब पत्थर तोड़ने का काम किया, पत्थर किस तरह तोड़ते थे कि किसी भी पहाड़ के किसी साइड पे या पहाड़ के अंदर कोई गार बना के उसके अंदर डायनामाइट को रख करके एक्सप्लोड कर देना। धमाका होता था जिससे वो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में तकसीम हो जाते थे। इसको कहते थे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन यानी ऐसा धमाका जो कंट्रोल तरीके से जिसको एक किया जा रहा है मैनेज। और इसने ये जो डायनामाइट बनाया था, धमाके करके पत्थर तोड़ने का इसने जो केमिकल तैयार किया, वो उसका साल है 1867। ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है। 1867 में इसने इंट्रोड्यूस करवाया डायनामाइट को। अब ये जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था,
इसने इस केमिकल को बेचना शुरू कर दिया, यही डायनामाइट, जिससे इसने पत्थर तोड़ने का एक केमिकल था, पत्थर तोड़ने का कंट्रोल एक्सप्लोजन के जरिए काम शुरू किया, तो लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने इसका मनफी इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे बाद जगहों पे अमवात भी होना शुरू हो गई, और इस पैमाने पर अमवात होना शुरू हुई कि लोगों ने इसका नाम ही रख दिया मर्चेंट ऑफ डेथ। मर्चेंट ऑफ डेथ, मर्चेंट कहते हैं सौदागर को, मौत का सौदागर जी। मौत का सौदागर। तो इसने कहा कि लोगों ने तो मुझे इस नाम से मशहूर कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम करूं कि मेरा जो है ना, जिंदगी के मेरी मौत के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे। तो इसने अपने मौत से पहले एक वसीयत लिखी कि अब इसके पास बहुत सा पैसा आना शुरू हो गया था, ये बहुत बड़ा केमिकल था जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, लोगों यानी पैसे आना शुरू हो गए, तो इसकी बड़ी प्रॉपर्टी बन गई। तो जब इसकी आखिरी वक्त था, उससे पहले इसने एक वसीयत लिखवाई कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन लोगों में तकसीम की जाए मेरे मरने के बाद जो इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हैं। और उसने 5 फील्ड बताए, 5 फील्ड इसने बताए, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि वेरी फर्स्ट टाइम कितने फील्ड में नोबेल इनाम दिया जाता था। इसने कहा कि मेरे इस प्रॉपर्टी को उन 5 फील्ड में काम करने वाले लोगों को हर साल दी जाए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए काम किया हो। तो ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि उसको फिर एक प्राइज के जरिए एक सेरेमोनियल तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। कहां? जो सबसे पहले मैंने आपको कंट्री बताया था, फिनलैंड भी उसने कवर किया हुआ है। यहां से नॉर्वे, ओस्लो, यहां पे स्वीडन, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने ओस्लो के अंदर ये डिसाइड किया कि 5 फील्ड्स हैं जिनके अंदर ये इनाम दिया जाएगा। स्वीडन के अंदर क्योंकि ये पैदा हुआ था 1896 में इसकी डेथ होती है। 1800 ये ऑब्जेक्टिव याद रख लें, 1833 में पैदा होता है और 1896 में इसकी डेथ हो जाती है। ये इसका लाइफ पैटर्न है, लाइफ स्पैन है। और इसने 1867 में डायनामाइट को इंट्रोड्यूस करवाया था। 1896 में डेथ हो जाती है और वेरी फर्स्ट टाइम जो ये अब अल्फ्रेड नोबेल इसका नाम था, तो इस प्राइज को नोबेल प्राइज के नाम से रिकॉग्नाइज करवाया गया दुनिया के अंदर। तो वेरी फर्स्ट टाइम कब दिया गया? ये 1901 में। कितने फील्ड में? 5 फील्ड में। पांच फील्ड्स में दिया गया। कौन कौन से 5 फील्ड्स हैं ये नोट कर लें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ऑब्लिक मेडिसिन। 3। चौथा कौन सा फील्ड है? पीस। ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है। जिन फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं इनमें सबसे बड़ा फील्ड कौन सा है? तो वो पीस है। ये ऑब्जेक्टिव अलग बनी हुई है। पीस। लिटरेचर, लिटरेचर बुनियादी तौर पर जो इसने फील्ड्स बताए थे, ये 5 फील्ड थे जिनके अंदर 1901 से वेरी फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुए। इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट और स्वीडिश पार्लियामेंट अलग-अलग डिसाइड करती है। मैं आगे चल के बताता हूं आपको कि नॉर्वे पार्लियामेंट किस किस प्राइज को देखती है और स्वीडिश पार्लियामेंट किस प्राइज को देखती है। अब छठा भी एक
बाद में ऐड किया गया, वो किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में। और कब किया गया ये? (1968) में और 1969 में पहली दफा। 1969 में पहली दफा दिया गया, 1968 में यह फैसला किया गया कि एक और भी फील्ड बढ़ा लिया जाए जिसमें यह नाम दिया जाएगा। वो छठा फील्ड है इकोनॉमिक्स। 1868 में फैसला हुआ, 1869 में, 1969 में ये वेरी फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के अंदर भी, यानी पहले 5 फील्ड है, उसके बाद छठे फील्ड को इकोनॉमिक्स को 1969 में शामिल कर लिया गया। वेरी फर्स्ट टाइम। क्या टाइम हुआ है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के हवाले से था। ये फील्ड है जिनमें दिया जाता है। अब कौन कौन सी पार्लियामेंट, मैं आपको ये बता दूं, बाकी किस किस को कब कब दिया गया ये साथ साथ हम अलग अलग बताते रहेंगे आपको, जब तक हमारे पास ये कंप्लीट नहीं होता। अभी ये भी बताना था आपको कि 2023 में किस किस को मिला है जी। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। बस मैं एक सिर्फ चीज बता दूं कि किस किस फील्ड को किस किस। स्वीडिश जो इंस्टीट्यूट है, 2 इंस्टीट्यूट मैंने बताए हैं आपको। स्वीडिश पीस प्राइज जो है ना, ये नॉर्वेजियन पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पीस ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पीस प्राइज नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर एक बड़ी काउंसिल इसको डिसाइड करती है कि इसको पीस प्राइज देना है। बाकी जो पांचों के पांचों फील्ड्स हैं वो स्वीडिश काउंसिल डिसाइड करती है। ये ऑब्जेक्टिव आप याद रख लें। पीस सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? पीस। इकोनॉमिक्स को कब शामिल किया गया? 1968 में। और वेरी फर्स्ट टाइम जो दिया गया 1969 में दिया गया। पहले ये 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। अब एशिया के अंदर सबसे पहले किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। रविंद्र लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल से था ये बंदा। आई थिंक 1913 में दिया गया। ये मोटी मोटी ऑब्जेक्टिव थी आज की। हाँ जी, इंडिया का जो तराना है, जो इंडिया का वंदे मातरम तराना नहीं है इंडिया का। वंदे मातरम चटर्जी ने लिखा है, लेकिन इंडिया का जो तराना है गा पा ना इस तरह का है, वो मैं आपको अलग बता दूंगा। वो नेशनल एंथम जो इंडिया का है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। वंदे मातरम तराना नहीं है इंडिया का। और ये ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि वंदे मातरम किसने लिखा? वो चटर्जी ने लिखा है। चटर्जी। एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल प्राइज। मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पहले अनवर सादात को दिया गया था। मिस्री प्रेसिडेंट था, क्योंकि उसने एक मुआहदा किया था जिस मुआहदे के थ्रू उसने इस्राइल को तस्लीम किया था। वो मुआहदे का नाम भी याद रखना, कैंप डेविड। कैंप CAMP, कैंप डेविड, DAVID, कैंप डेविड। मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पहले अनवर सादात, को 1973 है आई थिंक, ये चेक कर लेना। 1973 मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे पहले अनवर सादात को दिया गया। एशिया में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। पाकिस्तान में सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम को दिया गया है। कब दिया गया है? 1979 में दिया गया डॉक्टर अब्दुल सलाम को। उसके बाद मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया। इंडियन
एक वीमेन है जिसके साथ उसने शेयर किया है, उसका नाम आप चेक कर लीजिएगा, कैथाली के नाम से है, कैथाली, ये याद रख लें, कैथाली पूरा नाम है, लेकिन उस नाम के साथ मैंने ये याद किया था कैथाली है, चेक कर लीजिएगा। यानी पाकिस्तान में 2 अब तक मिल चुके हैं, एक शेड है, शेड का मतलब यह है किसी और के साथ उसको मिला के दिया गया है, वो 2014 में मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के हवाले से एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आज तक जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, इनको कहते हैं नोबेल लॉरेट, LAURAT, लॉरेट, नोबेल लॉरेट्स जितने भी आज तक गुजरे हैं, उसमें से जो सबसे यंगेस्ट तरीन है वो मलाला यूसुफजई है। कम उम्र तरीन शख्स जिसको नोबेल प्राइज दिया गया वो मलाला यूसुफजई है 2014 में। पाकिस्तान का बता दिया, 2 लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम। एशिया का बता दिया, मुस्लिम वर्ल्ड का बता दिया। सबसे ज्यादा जिस कंट्री को आज तक दिए गए नोबेल प्राइज वो अमेरिका है, 403 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। टोटल अब तक 906 हैं, आई थिंक 906 या 7, उसमें से 403 अमेरिका को दिए जा चुके हैं, यानी अमेरिकन को दिए जा चुके हैं। उन्होंने दुनिया में काम किया है, और काम हमारी तो मौत है, हम तो काम नहीं करते। इसी वजह से ही गंवा दी हमने इस लाफ से जो मिराज पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। 2 ही पड़े थे। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। तो कल इंशाल्लाह यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। दुरूद शरीफ के साथ, वालिदैन की खिदमत के साथ, अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। चीज़ों को एक दफ़ा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सिर्फ पास्ट पेपर्स को सामने रख के चीज़ें बनाई गई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो PPSC का पेपर सेटर जिन चीज़ों को पे फोकस करता है। अस्सलाम वालेकुम।